Yes, very good afternoon to all of you. Welcome back. चलो आइए इधर ध्यान देंगे. So we have already completed with the revision of mathematics. Let's start revision of accounts. तो पहले एक रिव्यू ले लेते हैं. आपको कुल मिलाकर कितने चैप्टर्स है बताओ? 10. फर्स्ट चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. ओके. सेकेंड, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड, admission of a partner. Fourth, very good, retirement of a partner. Fifth, death of a partner. Sixth, dissolution of partnership firm. Yes. Seven, bills of exchange. Eight, कंपनी अकाउंट्स बोलो या फिर इशू ऑफ शेयर्स बोलो, दोनों चलेगा. कंपनी अकाउंट्स. ओके. 9, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड 10, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग. ओके. तो ये आपका पूरा सिलेबस है. अब मैं आपसे पहले जानना चाहता हूँ कि आप हाई, मीडियम और लो, यानी बेसिकली इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट क्लासिफाई करो मेरे लिए सारे चैप्टर्स. बताओ. फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंपनी अकाउंट्स. बोलो ना. कोई अलग बोलना चाहता है तो अलग बोलो. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मॉडरेट. और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, नॉट एप्लीकेबल. ये थ्योरी है, सिर्फ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन इसमें से आ सकता है. तो आपने सभी इजी बोला, फिर बाय, टेक केयर. तो ऐसा तो नहीं कर सकते. तो सभी इजी लग रहा है आपको? पढ़ाया किसने है? सुनकर मैं धन्य हो गया. क्या बोल रही? कुछ देर इसको मारने को ऐसा. ओके. चलो इधर ध्यान देंगे अब. तो मैं शुरू कर रहा हूँ फाइनल अकाउंट से. आप ऐसा भी कर सकते हो कि कोई क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करते वक्त दिक्कत दिया हो तो क्वेश्चन आप मेरे साथ शेयर करो, हम डायरेक्ट वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. ठीक है ना? फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर. तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैं आपको सारी बातें भी बता दूँ. चलेगा? यस. तो आपके एग्जाम हुए होंगे, प्रीलिम्स हुआ होगा, उसमें कोई क्वेश्चन आपके सामने आया होगा तो प्लीज आस्क. किसका फर्स्ट पेपर कौन सा इनमें से? तारीख है क्या उस पर? 23/11. और ये 12वें महीने का है, 23/11 का. ये एक फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आप करवा दो. तो आओ फिर हम ये वाला एक क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो ऐसे हमारा फाइनल अकाउंट्स का रिवीजन हो जाएगा. चलेगा ना आपको ऐसा? किसी के पास कुछ और? क्योंकि आपने सारे ही चैप्टर इजी बोल दिए. सेम. क्या नंबर है? क्वेश्चन नंबर बताओ. ये आपके एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है. कुछ बच्चे चाहते हैं कि ये सॉल्व कर ले हम फाइनल अकाउंट्स के रिवीजन के लिए. वैसे मैं आपको सब बोलते जाऊंगा करते करते. पेज नंबर बताओ.
तो यही क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसा कुछ बच्चों का बोलना है, पेज नंबर 54 पर आपको आ जाना है। ये क्वेश्चन, अरे ये तो बहुत ही इजी दिख रहा है। चलो ठीक है, इसे ही सॉल्व करवा दूं फिर। चाहते हो आप यही सॉल्व करें या कुछ और हो तो बोलो। कौन सा? हाँ बताओ, क्वेश्चन पेपर। हाँ भेजो। अच्छा बोलो जल्दी, फिर ये क्वेश्चन करना है कि ओके। तो एक क्वेश्चन आया है जो लास्ट ईयर के एग्जाम का क्वेश्चन है। कभी तो कोई तो ईयर का क्वेश्चन है, तो ये सॉल्व कर रहे, फिर ये वाला नहीं कर रहे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो ये फाइनल अकाउंट्स में ऑब्वियसली आपको करना क्या होता है, तो बेसिकली आपको पहले बनाना है ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन आपको बनाना है बैलेंस शीट, और उसके बीच एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनर से रिलेटेड ज्यादा एडजस्टमेंट दी हो तो। अगर ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है तो आप बैलेंस शीट में ही लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स के कैपिटल में एडलेस करके लिख दो, चलता है, कोई इशू नहीं। अकाउंट बना दोगे तो बढ़िया है, नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, ऐसा कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है, इसे सॉल्व करते हैं, और भी कुछ अगर बात होगी तो कर लेंगे फाइनल अकाउंट से रिलेटेड। तो पहले हम स्टेप्स आपको बता देते हैं फिर से। तो सबसे पहले आपको करना होता है, जैसे ही ट्रायल बैलेंस आपके सामने होता है, क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन आपके लिए लास्ट रहेगा एग्जाम में, आपको ये क्वेश्चन लास्ट पूछा जाएगा, 12 मार्क्स इसको मिलने वाले हैं। तो ये 12 मार्क कंपलसरी सॉल्व करोगे तो ही मिलेंगे, अदरवाइज ये भूल जाना है। तो ये क्वेश्चन तक जल्दी पहुंचने की कोशिश आपने करना है। कुछ बच्चे अपनी प्लानिंग ऐसी करते हैं कि पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर वो आगे का पेपर सॉल्व करते हैं, तो वो पैटर्न चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन आगे पीछे सॉल्व करते हैं। आप भी अगर वैसा करना चाहो तो पहले वैसा एक्सपेरिमेंट घर पे कर लो पिछले एक दो पेपर के साथ, और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो फिर आप एग्जाम में भी वही स्ट्रैटेजी यूज करो। पर मुझे ऐसा लगता है, मैं अगर आपकी जगह हूँ या मैं जब आपकी जगह था, तो मैं तो अकाउंट्स का पेपर जनरली लाइन से सॉल्व करता था, स्टार्ट टू एंड। मैं कभी ऐसा नहीं करता था कि पहले लास्ट वाला क्वेश्चन, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं स्टार्ट टू एंड फटाफट सॉल्व करते जाऊंगा, तो मेरे पास फिर भी टाइम बचता है, तो मेरे को कोई इशू ही नहीं था कि मैं स्टार्ट टू एंड करूँ। आपको लगता है कि नहीं मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो फिर आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि जो आपको कंफर्ट है वो बाद में करो, जो आपका कंफर्ट नहीं उसे पहले कर दो, क्योंकि जो कंफर्टेबल है उसमें टाइम कम लगेगा तो बाद में भी हो जाएगा, और उसमें आप पैनिक भी नहीं होते हो क्योंकि वो आपको ईजी लगता है। और जहां आपको लगता है कि दिक्कत होती है, टाइम लगता है, तो वो पहले कर लो क्योंकि आपका वो ईजी हो जाए। अब ये क्वेश्चन देखो, तो आपने खुद प्लान करना है कि कब सॉल्व करना। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप स्टार्ट टू एंड एज क्वेश्चन पेपर आस्क्स वैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाओ, आगे पीछे कुछ करो मत। अब बताओ क्लासिफिकेशन यहाँ पर, तो ओपनिंग स्टॉक विल गो टू टीडी, ओपनिंग स्टॉक विल गो टू टीडी, परचेजेस टीडी, वेजेस टीडी, सैलरीज 10 मंथ्स दिया है तो पहले तो जाएगा पीडी में, फिर इसको हम दे देंगे हमारे टेक्निक से स्टार हा। एंड हिडन एडजस्टमेंट है, 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है जो कि होगा 3600, जो हम ऐड करेंगे पीडी में, और ऑब्वियसली बीएल में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस पीडी, बैंक चार्जेस पीडी, मशीनरी बीएएफ, प्लान एंड बिल्डिंग बीएएफ, बैड डेट्स क्वेश्चन पॉज, क्या मेरे पास आरडीडी है? इधर राइट साइड में मुझे कोई आरडीडी तो दिख नहीं रही, तो सीधा काम हो गया फिर तो। बैड डेट्स बीए, देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीडी, फर्नीचर बीएएफ, 8% डिबेंचर्स बीएएफ, बट वी हैव अ स्टार हाँ, यानी हिडन एडजस्टमेंट है इसमें, 8% डेट एंड अमाउंट दिया है। तो 40,000 का 8% इज 3,200 फॉर द होल ईयर, बट हमने खरीदा 1 अक्टूबर को, एंड द ईयर एंड इज नॉट गिवन। इस क्वेश्चन में मुझे दिख नहीं रहा, बट मैं अज्यूम कर लेता हूँ 31 मार्च 2016 इज द ईयर एंड। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट डेफिनेटली मिलना चाहिए। अच्छा मिलना चाहिए, तो मिला भी है क्या चेक भी तो कर लो, क्रेडिट साइड में वो इंटरेस्ट मिला है क्या चेक कर लो। अगर मिला है तो फिर कुछ नहीं करना, फिर ये हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। बट अगर नहीं मिला है तो फिर उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिलेगा तो सही कभी ना कभी, बट कमाई तो इसी साल की। सर यहाँ पर ऑब्वियसली 8% 3,200 का हाफ 1,600 पीसी में जाएगा और बीए में लिखा जाएगा, करेक्ट है। हाँ, इसको हम बी ए आई बोलेंगे क्योंकि हम ये फिक्स्ड एसेट्स के तुरंत बाद लिखने वाले।
नेक्स्ट ड्राइंग्स, सर ये शैलेश के ड्राइंग्स दिए और नीलेश के ड्राइंग्स दिए। तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर बनाने वाले हो तो ऑब्वियसली ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा, और नहीं बनाने वाले हो तो ये दोनों बीएल में से लेस हो जाएंगे, उनके कैपिटल अकाउंट्स को स्टार आ जाएंगे। बट सर यहाँ पे करंट अकाउंट्स दिए, ये हमें बाद में पता चल नहीं वाला है, तो तब फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि ड्राइंग्स विल गो इनटू करंट अकाउंट, तो वहाँ पे सी जो है वो करंट अकाउंट हो जाएगा कैपिटल की जगह। अब कैपिटल अकाउंट्स तो ऑब्वियसली ये जाएगा सीधा बीएल में, ये भी जाएगा बीएल में, ये भी जाएगा बीएल में, ये भी जाएगा बीएल में, ये जाएगा टीसी में, और ये दोनों के लिए एक अकाउंट बनाएंगे, पर जाएंगे तो ये भी कहा बीएल। करेक्ट, ये हो गया आपका पूरा ट्रायल बैलेंस। अच्छा और भी है, ये डेबिट साइड है ना पूरी। हाँ, तो फर्नीचर बी ए, अच्छा वही है, एक मिनट, ये ऊपर जो आइटम्स थे वो आ गए हैं वापस से, तो ये फोटो उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया इसके लिए ऐसा है, तो ये नहीं है हमारे लिए एप्लीकेबल, ठीक है, एक मिनट, पूरा पेज ही, तो मैं इसे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, इसे ऐसे कर देते, ठीक है। ओके आगे बढ़ो, एडजस्टमेंट्स क्या दिए पढ़ो। स्टॉक ऑन 31st of March 2016 was valued at market price of 84,000 which was 20% above its cost price. वाओ, तो इसकी मार्केट प्राइस दी है जो कि उसकी कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। उसकी मार्केट प्राइस आपको दी है जो कि उसकी कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये मार्केट प्राइस 84,000 है, तो कॉस्ट प्राइस इससे कम होगी, तो मुझे कॉस्ट प्राइस ढूंढनी पड़ेगी। अब कॉमन सेंस है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज मार्केट प्राइस, क्योंकि इन्होंने बोला है कॉस्ट प्राइस के अबव 20% इज द मार्केट प्राइस, तो 20% किसका, कॉस्ट प्राइस का, तो ये कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस वुड बी मार्केट प्राइस, तो 20% इज 20 अपॉन 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस, 100 कॉस्ट प्राइस अपॉन plus 20 cost price upon 100 is equal to market price. So this is obviously 120 cost price upon 100 is equal to market price, which is given 84,000. तो ये 100 और 120 उधर जाके मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, एंड 120 7 जा 700 जा तो 70,000 ही हो जाएगा, तो 70,000 इज बेसिकली माय कॉस्ट प्राइस। नाउ विच एवर इज लेस, तो इसका एक छोटा सा वर्किंग बना के हम दे देंगे जब आंसर लिखेंगे, और उसमें बता देंगे कि कॉस्ट प्राइस कितना आया, 70,000, सिंपल। ये मतलब मैथमेटिक्स हो गया, ये अकाउंट्स नहीं है जो भी मैंने किया, ठीक है। आपको इक्वेशन बनाना है कि कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज मार्केट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना, सिंपल। अच्छा ऐसे नहीं करना तो और एक दिमाग आप लगा सकते थे कि कॉस्ट प्राइस प्लस 20% मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस इज 120%, द कॉस्ट प्राइस इज 100%। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इफ द कॉस्ट प्राइस वाज 100 रुपीज, द मार्केट प्राइस इज 120, तो फॉर 120 इट इज गिवन 84,000, तो हाउ मच फॉर 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कैसे भी कर लो, तीनों तरीके, एक्स मान के कर लो, चौथा तरीका जो चाहे आप जैसे करो वैसे। तो इसका टी सी एंड बी ए, इसका हम एक वर्किंग नोट भी बना देंगे। डिप्रिशिएट मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%, तो मैं आ जाऊंगा ऊपर, मशीनरी को दे दूंगा *2, डिप्रिशिएट करना है, एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स पीडी एंड लेस फ्रॉम पी ए। क्रिएट रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो मैं ऊपर आ जाऊंगा, बैड डेट्स को दे दूंगा *3 और सन्ड्री डेटर्स को भी दे दूंगा *3, और अब इसके एडजस्टमेंट के इफेक्ट लिखूंगा, सर ये जाएगा ऐड इन पीडी एंड लेस फ्रॉम बी, स्टार में ऑलरेडी देके आया। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, तो ऑब्वियसली ये मेरे लिए खर्चा रहेगा, जाएगा पीडी में, एंड दोनों के कैपिटल, तो कैपिटल नहीं तो करंट है, अब तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा, समझ में आ रहा। तो हम ऑब्वियसली करंट अकाउंट बनाने वाले हमने डिसाइड कर लिया, क्योंकि ड्राइंग्स भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, तो लाइबिलिटी साइड में इतना सब एडलेस करना वुड नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन, तो मैं बेटर होगा एक अकाउंट बनाऊं, अकाउंट में सारी चीजें एग्जिस्ट करूं, और फिर उसको बैलेंस निकाल के बैलेंस शीट में लेके आऊं। ग्रेट, तो ऊपर आके मैंने करंट अकाउंट को भी दे दिया *4, यस, एंड देन वी हैव, तो *4 इसलिए दिया कि भैया ये अकाउंट में ले लेना है ऐसा, ठीक है, बाकी वो एडलेस नहीं करना है कुछ। And then machinery includes purchase of machinery for ₹40,000 on 1st January 2016. ओहो, तो इस एडजस्टमेंट के कोई इफेक्ट्स नहीं है, एडजस्टमेंट से दूसरी एडजस्टमेंट की अमाउंट चेंज होने वाली है, क्योंकि ये मशीनरी, हमने कुछ मशीनरी 1 जनवरी 2016 को खरीदी 40,000 की। पहले बताओ टोटल मशीनरी हमारे पास कितनी थी, 90,000, इसके अब कितने पार्ट्स हो गए, 2, 40,000 और, तो 50,000 हमारे पास पहले से है, 40,000 की हमने अभी 1 जनवरी 2016 को खरीदी है, तो उस पे डिप्रिसिएशन अब सिर्फ कितने महीने का आएगा, 3 मंथ्स, और इस पे डिप्रिसिएशन कितना आएगा, फुल ईयर का। ये बात समझ गए, हाँ, 40,000 पे 3 महीने का आएगा और 50,000 पे पूरे साल का आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है, होप सो नॉट। ओके, तो सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, आइए इसका फटाफट फॉर्मेट बनाए और इसे सॉल्व कर ले।
फास्ट एज वी कैन। तो ये आपने जो एग्जाम्पल बोला उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। यस, कुछ बातें इन द बुक्स ऑफ, जो भी पार्टी है उसका नाम लिखो, जो भी फर्म का नाम दिया है फर्म का नाम लिखो। पहले बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अच्छा, सॉल्व करके दूं कि नहीं दूं? नहीं, मेरे को ये बताओ, इस क्वेश्चन में ऐसा दिक्कत वाली बात तो कुछ लग नहीं रही अब। ओके, सिर्फ फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिक्कत थी, तो लेट्स डू वन थिंग। मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन का फोटो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देता हूँ, एंड आप इसको घर पर फिर सॉल्व करोगे। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, हम प्रॉपर रिविजन करते हैं फिर। तो मैं सिर्फ इसकी वर्किंग नोट बना के आपको दे देता हूँ, तो आप वर्किंग नोट बना लो सिर्फ। तो ये कहाँ बनेगी? आपका पूरा आंसर होने के बाद बनेगी, ठीक है ना? हाँ, तो इसमें हम निकाल क्या रहे? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ये उन्होंने क्वेश्चन में इंग्लिश में लिखा है, मैंने उसको फॉर्मूला में लिख दिया। तो कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? मार्केट प्राइस। बोलो हाँ। तो ऑब्वियसली ऐसा कर देंगे, इसके नीचे लेट कॉस्ट प्राइस बी एक्स। therefore x plus 20 upon 100 of x is equal to मार्केट प्राइस दिया है 84,000, ये क्वेश्चन में दिया है। तो दिस इज 120 x upon 100 is equal to 84,000। तो x is equal to 84,000 into 100 upon 120। therefore cost price of closing stock is equal to rupees 70,000, and then whichever is less, obviously 70,000 is less, that's it। तो दिस वाज ऑल। ये एक एडजस्टमेंट आपको सिर्फ अलग दिया था इस क्वेश्चन में। इट इज़ मोर ऑफ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग इसमें कुछ खास था नहीं। चल, और कोई फाइनल अकाउंट से रिलेटेड दिक्कत है क्या तो बताओ। तो मेरे दिमाग में कुछ बातें वो मैं आपको बता देता हूँ और ख़त्म करते हैं चैप्टर का रिविजन। इसमें रिवाइज क्या ही करें, हम बहुत कर चुके हैं। 11th में हमने यही किया, 12th में हमने यही किया। हाँ, करंट अकाउंट देते तो अलग से बनाना याद रखो, बाकी मैं बातें बोलता हूँ आपको ये सब। प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट मैं बोलने वाला था उसके बारे में, तो वो बात कर लेंगे अपन। ये हो गया लिख के? चलो इधर ध्यान देंगे फिर। तो आई थिंक एक क्वेश्चन था आपके पास जिसमें प्रोविडेंट फंड था, कौन सा क्वेश्चन है वो? पेज नंबर? में प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कुछ बातें थी, तो मैं आपको फिर से समझा भी देता हूँ प्रोविडेंट फंड क्या होता है, और मैं आपको प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट भी बता देता हूँ। सब लोग ध्यान देंगे। अच्छा, अब चाहते हो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाए या फिर सिर्फ प्रोविडेंट फंड की एडजस्टमेंट डिस्कस कर ली जाए, फिर प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट एडजस्ट कर ली जाए? बाकी आपको अब ये रेशो में प्रॉफिट को बांटना ये सब तो मतलब ठीक है। ओके, तो ये देखो यहाँ पर आपको प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड 4 आइटम्स दिखेंगे। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट। अच्छे से ध्यान देके सुनेंगे मैं जो कह रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये नेने एंड काने की पार्टनरशिप फर्म है जिसका ये ट्रायल बैलेंस आपको दिया है। इस ट्रायल बैलेंस में आपको कुछ आइटम्स दिख रहे हैं। द वन इज प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, थर्ड इज प्रोविडेंट फंड एंड फोर्थ इज इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अच्छी से ध्यान देके सुनना, क्या बोल रहा हूँ समझ कर लेना। सबसे पहली बात तो सर ये प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करेंगे, यहाँ से सब शुरू होता है। ये सबकी माता है, ठीक है, इनको कुछ नहीं आता है। ओके, ये सबकी माता है। तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जब भी आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो कुछ लॉज बने हुए हैं, कुछ कायदे बने हुए हैं,
उन कायदों के तहत आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं उन एम्प्लॉयज का पीएफ कट करके आपको प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। पीएफ बेसिकली होता क्या है, जब भी आप रिटायर होगे तो तब आप कमाने लायक नहीं रहोगे, तो आपका घर चल सके, आप खा पी सको, आप जिंदगी गुजारा कर सको आगे की, उसके लिए अभी से आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करो। ये लॉ गवर्नमेंट ने बना दिया। तो जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं उनका पीएफ कट होता है। कंपनीज पे ये रूल बना हुआ है, कंपनीज को पीएफ कट करना है और वो उसको डेफिनेटली डिपॉजिट करना है। अच्छा, कंपनीज के साथ क्या करती है, कंपनीज के साथ ये करती है कि जितना पीएफ वो काटेगी एम्प्लॉय से उतना ही खुद भी कंट्रीब्यूट करती है और उस पीएफ इन्वेस्टमेंट में भरती है, जहां से फिर जब भी एम्प्लॉय रिटायर होगा उसको वो पीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यस। तो दैट इज बेसिकली प्रोविडेंट फंड। तो ये जो आपको प्रोविडेंट फंड का बैलेंस दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस 2,80,000 का, ये क्या है? ये बच्चों हमारी लायबिलिटी है। हमारी यानी किसकी? ऑब्वियसली हमारे फर्म की, पार्टनरशिप फर्म की। तो हमारी पार्टनरशिप फर्म ने इतना प्रोविडेंट फंड का पैसा एम्प्लॉयज को देना बाकी है। मतलब उनसे ये काटा हुआ पैसा है जो हमको देना बाकी है उनको, हमने उनको दिया नहीं है, इसलिए हमारी लायबिलिटी है। करेक्ट सर। फिर ये तो समझो हो गया कितनी हमारी लायबिलिटी है, पर हम भी कुछ और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके प्रोविडेंट फंड में, तो ये हमारा एक्सपेंस है, ये सीधा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन मतलब मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूं मेरे एम्प्लॉयज के लिए। तो जैसा मैं आपको देता हूं सैलरी, वो मेरे लिए खर्चा, तो वैसा ही मेरी पार्टनरशिप फर्म जब प्रोविडेंट फंड में आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रही है तो वो भी मेरा खर्चा। तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जाएगा सीधा पीडी में। ये बात लर्न कर लो, और क्या बोलो इसके साथ। ठीक है, जिनको याद ही नहीं रहता, जिनको समझ ही नहीं आता, तो पहले प्रोविडेंट फंड इज अ लाइबिलिटी बिकॉज दैट मनी इज नॉट योर्स, वो लाइबिलिटी आपके ऊपर, आपको देना है। सेकेंड, आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो दैट इज योर एक्सपेंडिचर, उतना एक्सपेंडिचर है आपका कि वो आपने कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, करेक्ट सर। फिर ये जो पैसे होते हैं ना, जो एम्प्लॉयज के काटे और जो हमने दिए, जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये हमें उस पीएफ स्कीम में इन्वेस्ट करने होते हैं। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट उसके लिए बनेगा। तो ये प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट फिलहाल के लिए हमारी बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखेगा। सर ये हमारी बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखकर क्या करेगा? अरे बाबा, तो यहां से पैसा आएगा और वो लाइबिलिटी चुकता हो जाएगी। समझ में आ रही क्या बात? यस, मतलब ये इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आएगा और सामने वो जो प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी है वो क्लियर हो जाएगी। थोड़ा समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? खूब सारा। तो सर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली माई एसेट राइट नाउ, बट सर उस एसेट के सामने ऑलरेडी एक लाइबिलिटी खड़ी है। तो आप प्लीज ये मत सोचना सर ये तो फिर मजे हो गए, मजे वजे कुछ नहीं हुए। ये लोगों से लिए पैसे और इन्वेस्ट किए कहीं, ताकि पैसे बिजनेस में ना रहे और वो रिस्क पे ना जाए पैसे। वो पैसे हमारे नहीं है, तो वो एसेट दिख तो हमारी रही है क्योंकि सामने उसके लाइबिलिटी खड़ी है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो वहां से पैसा आएगा तो तुरंत इधर जाएगा, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आना। करेक्ट। एंड फाइनली फिर अगर आप करोगे इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली उस पर कुछ ना कुछ तो क्या मिलेंगे? रिटर्न्स। तो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर। तो सर ये इंटरेस्ट, सर ये तो बढ़िया कमाई है, ले लो पीसी में। तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। क्यों सर? पैसे हमारे नहीं तो उसका ब्याज हमारा कैसे? जब पैसे एम्प्लॉयज के तो ब्याज भी, पैसे मेरे नहीं तो ये ब्याज भी मेरा नहीं, तो ऑब्वियसली ये ब्याज भी मुझे किसे देना पड़ेगा? एम्प्लॉयज को देना पड़ेगा। तो इसे मैं कहाँ पे ऐड कर दूंगा? सर ये जो लाइबिलिटी है उसमें डाल देंगे उसको। आ रही क्या मेरी बात समझ में आपको? तो इसको हम बीएल में या तो ऐड कर देंगे या बीएल में लिख दो, दोनों चलेगा मुझे। तो मैं जनरली बोलूंगा कि आप इसको बीएल में ऐड कर दो, तो प्रोविडेंट फंड को कोरा कोरा स्टार आ जाएगा। आपको कोरा कोरा स्टार याद है ना? अच्छा, वैसे ही सॉल्व करते हो क्या जैसे मैंने सिखाया है, आपने कुछ और नया टेक्निक बना लिया आपका? वैसे ही करते हो क्या आप? तो वैसे ही करते हो तो 100% आपने अगर वही आदत लगाई है तो डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट आएगा, अनडाउटेडली। पर वो स्पीड बढ़ाना आपको जरूरी, बस उसमें फास्ट एकदम। अमाउंट का कैलकुलेशन 6 मंथ्स है कि 9 मंथ्स है वो बराबर देखना। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात अब याद रखो, अब मैं बाकी बातें बोलना भी शुरू कर रहा हूँ, ये तो मेरा डिस्कशन लगभग होने आया। तो आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, तारीख बराबर देखना है। 1 तारीख है तो वो महीना भी काउंट होगा,
और 30 तारीख है तो वो महीना नहीं, उसके अगले महीने से काउंटिंग शुरू होगी। तो इसमें 5 का 6, 6 का 5, 6 का 7 होता है कभी कभी, और आप 6 महीने ले लेते हो। तारीख देख करके महीने नहीं देना है, आपने ये देखना है कि सर वो महीना भी आएगा कि नहीं आएगा। सिर्फ महीने का जो नंबर दिया होता है, जैसे 36 लिखा है, 36 लिखा हुआ है सपोज 2024 या 23, तो 30 जून 23, तो सर ये 31 मार्च 24 तक कितने मंथ्स होंगे फिर? तो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा ये। तो आपने जून से नहीं स्टार्ट करना है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा? अच्छा, आपको नंबर से अब कौन सा मंथ है ये भी तो समझ में आ जाता है ना, ऐसे ये तो दिक्कत नहीं ना। फटाफट बताओ तो मेरे को, 5th यानी कौन सा मंथ? मई। 10th यानी कौन सा मंथ? अक्टूबर। 8th यानी कौन सा मंथ? अगस्त। 9th यानी कौन सा मंथ? सितंबर। 12 यानी कौन सा मंथ? 3 यानी कौन सा मंथ? 6 यानी कौन सा मंथ? अच्छा, 8 यानी कौन सा मंथ? 5 यानी कौन सा मंथ? 7, 9, 10, 2, 3, 12, 11, 10। वेरी गुड। तो कुछ बच्चों को बराबर याद है, तो ये आप थोड़ा सा ये चीज याद रखना, ठीक है? ये डेज बराबर कैलकुलेट करना है। तो आपको अगर प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कुछ पूछेंगे तो इन 4 के अलावा और कुछ आएगा नहीं, ये बात याद रहेगी। अगर समझो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन यहां ना देकर दे दिया कहा एडजस्टमेंट में, अभी क्या करने का सर? तो अभी आपको ऑब्वियसली प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन खर्चा है तो पीडी में तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो पीडी, अब देखो लॉजिक कैसे लगाने का, पीडी में लिखोगे तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो अभी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कम हो जाएगी 1 लाख से, और उधर से पैसा कम करो क्योंकि आपने कंट्रीब्यूट किया, तो उधर से आपको बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस कम करना पड़ेगा 1 लाख, अगर एडजस्टमेंट में दिया तो। बट 99.99% एडजस्टमेंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसके 2 कारण। एक, आपको प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कोई जर्नल एंट्री सिखाई नहीं, के लेजर्स बनाने कभी सिखाए नहीं इन्होंने 11th में ना 12th में, इस वजह से आपको अगर देंगे तो बस ऐसा आएगा, अगर दिया तो, बाकी आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है? तो सर अगर अगर कभी प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एडजस्टमेंट में आ गया तो सर एक तो आप वो पीडी में लिखोगे और दूसरा आपका पैसा जाएगा, बराबर ना? हाँ, बाकी और कुछ आपको एडजस्टमेंट में देने के चांसेस कम है, इंटरेस्ट भी दे सकते हैं वैसे, पर नहीं देंगे, तो मैं आपको फालतू कंफ्यूज नहीं करूंगा। अभी फिलहाल ये चारों याद रहेंगे आपको, पक्का? श्योर एकदम? चलो फिर आगे। अच्छा, ये बीएल में ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट। कुछ बच्चे पीसी बोलने लगे थे जब मैंने इंटरेस्ट की बात करना शुरू किया था, मैंने यहाँ से उनके एक्सप्रेशन देखे थे, देवर गोइंग टू पीसी, बट पीसी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है? पीसी हमारी कमाई नहीं है, तो बीएल में ऐड करना है। ओके, और कोई डाउट है क्या आपको? याद रहेगा ये आपके एंड टाइम रिवीजन में लिख के रखो कहीं पे, एग्जाम में जाने से पहले पढ़ लेना है मुझे बस। अब आ जाता है मेरा डिस्कशन, तो फटाफट बता देता हूँ कि सर हम फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला काम आपका होता है क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ होल ट्रायल बैलेंस। बोलो, ट्रायल बैलेंस के हर आइटम का एक इफेक्ट, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, हिडन एडजस्टमेंट्स ढूंढना आना चाहिए, हिडन एडजस्टमेंट के भी 2 इफेक्ट। ये सारा हो गया आपका मेनली क्लासिफिकेशन सिर्फ। फिर आप क्या करते हो सर? हम जैसे सॉल्व करते थे तो उसमें आप स्टार मार्क्स भी यूज करते हो जब आप एडजस्टमेंट का इफेक्ट देते हो, तो ऑब्वियसली वो स्टार मार्क इसलिए होता है कि वो अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना, उसमें कुछ ऐड और लेस है, और कितने ऐड लेस है आपको स्टार मार्क से पता चल जाता है। तो जनरली हम 3 टाइप के स्टार मार्क्स यूज करते हैं, याद है ना? हाँ सर, 1 इज दिस, 1 इज दिस एंड 1 इज दिस। ये स्टार होता है जब ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम किसी में से ऐड लेस करना है उसके लिए, तो जिसमें से ऐड लेस करना है उसको स्टार देंगे। ये स्टार यूज करेंगे तब जब हम एडजस्टमेंट का स्टार दे रहे हैं, तो एडजस्टमेंट नंबर उसके साथ हम लिख देंगे ताकि रेफर हो जाए, और स्टार हाँ तब लिख दे जब हिडन एडजस्टमेंट हो, बस। अब आप जब शुरू करोगे बनाना तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड बनेगी। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड बनाते वक्त आपको पूरे क्लासिफिकेशन में टीडी चेक करना है, बट मैं बार बार बोलता था, फिर से बोल रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस में सिर्फ डेबिट साइड में टीडी नहीं देखना है, क्रेडिट साइड भी देखना है और एडजस्टमेंट्स में भी देखना है, वहां पर भी टीडी हो सकता है। सेम फिर टीसी के लिए करना है, सेम फिर पीडी के लिए करना है, सेम फिर पीसी के लिए करना है, सेम फिर बीएल के लिए करना है, सेम फिर बीए के लिए करना है, यानी चेक करना है तीनों जगह, ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड एंड एडजस्टमेंट। अगर आपको ट्रायल बैलेंस जर्नल फॉर्मेट वाला देते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ यहां से देखो मत क्या लिखा हुआ है और उसके हिसाब से पीडीपीसी मत लिख लो, देखो उसकी अमाउंट कहाँ लिखी हुई है। अगर उसकी अमाउंट क्रेडिट में है तो वो कमाई है,
और उसकी अमाउंट अगर डेबिट में है तो वो खर्चा है। नाम से आप खर्चा है कि कमाई है ये फाइनल नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा भी होगा जैसे रिटर्न्स, डिस्काउंट, इनके लिए दोनों जगह अमाउंट लिख देंगे। तो दोनों जगह लिख देंगे तो डेबिट में जो रहेगा वो ऑब्वियसली आपका एक्सपेंस रहेगा, डिस्काउंट अलाउड, एंड क्रेडिट में जो रहेगा वो इनकम रहेगा, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। लेकिन सर अगर रिटर्न्स की बात करें तो डेबिट में जो रहेगा दैट वुड बी सेल्स रिटर्न्स, एंड क्रेडिट में जो रहेगा दैट वुड बी परचेज रिटर्न्स। होप्स आप ये बात आप समझते हो। करेक्ट सर। इसके अलावा और क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए? टोटल बराबर लो। टोटल्स अगर आप गलत करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जिस तरीके से प्रैक्टिस की है वैसे ही सॉल्व करना। आपने कैसे प्रैक्टिस की है, मैंने कैसे सिखाया है, मैंने जैसे सिखाया अगर वैसे ही की है तो वैसे ही सॉल्व करना। अगर आपने प्रैक्टिस कुछ और तरीके से की है, आपको कोई और मेथड अच्छी लगती है तो आप वैसे करो, पर उसी के हिसाब से करना। फिर जिसमें आप यूज टू हो वही करना। बच्चे कुछ ऐसा भी सॉल्व करते हैं कि वो पहले पूरा ट्रायल बैलेंस सारी एडजस्टमेंट्स के सब कुछ इफेक्ट्स लिख देते, फिर बैलेंसिंग चालू करते, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के ब्रॉट डाउन करते, फिर नेट प्रॉफिट निकालते, फिर बैलेंस शीट बना, बैलेंस शीट में प्रॉफिट ले जाते और फिर बैलेंस शीट टोटल लेते। मतलब वो पहले पूरा फिल कर देते फिर बैलेंसिंग करते हैं। हम ऐसा नहीं करते। हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते, ब्रॉट डाउन करते, तुरंत P&L बनाते, उसका प्रॉफिट निकालते और फिर तुरंत उसको बैलेंस शीट में, फिर बैलेंस शीट शुरू करते, फिर बैलेंस शीट में प्रॉफिट के साथ सब कुछ आता है एंड वी गेट ऑल। बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेफिनेटली बना देना। अगर करंट अकाउंट है तो पक्का ही बनाना। रेशो बराबर यूज करना। रेशो नहीं दिया हो तो क्या यूज करना है? ऑब्वियसली आपको इक्वल रेशो यूज कर लेना है। प्रॉफिट हो या लॉस उससे फर्क नहीं पड़ता। लॉस हो तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट होगा या पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में आएगा। ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट के डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर डेट नहीं दी है ड्राइंग्स की तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स के लिए चार्ज करना है। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल ईयर के लिए चार्ज होगा। अगर सर कुछ एडिशनल कैपिटल आया होगा तो एडिशनल कैपिटल कब आया है या तो वो देंगे, नहीं देंगे तो उस पर 6 महीने का लेना, और बाकी ओपनिंग कैपिटल पे जो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा उस पर साल भर का लेना। इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। करेक्ट है सर। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल पर। पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं हो। मतलब डीड इज द डिसाइडर। अगर डीड नहीं लिखते तो लॉ अप्लाई होता है। लॉ है पार्टनरशिप एक्ट। ऑलरेडी आप अगर फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो तो वहां पार्टनरशिप एक्ट पढ़ चुके हो। सेक्शन नंबर 12, 13 यहाँ पर आपको ये बातें मिल गई होगी क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स, all these will only be given and taken when they are mentioned clearly in the partnership deed। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो ये सब चीजें नहीं दी जाएगी, ना ली जाएगी। अच्छा सर, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर बात करें तो वो अगर दिया है तो जो दिया है वो, मतलब पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है वो, पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो फिर वो 6% पर एनम के रेट से चार्ज किया जाएगा, दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर जिसने लोन दिया है। पार्टनर्स लोन की बात मैं कर रहा हूँ, बैंक लोन की बात नहीं कर रहे हैं हम। बैंक लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, वहां मत 6% दे देना जबरदस्ती, समझा? तो रेट नहीं दिया है तो इग्नोर करो उसको। रेट दिया है तो ऑब्वियसली जो रेट दिया है उसके हिसाब से आपको फिर करना है। बैंक लोन की बात कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन सर अगर वो नहीं दिया है तो भी 6% पर एनम के हिसाब से दिया जा सकता है इस पर पार्टनरशिप एक्ट। सर एक सवाल आ रहा है, समझो क्वेश्चन में ये फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन नहीं, पार्टनर्स लोन कहीं पे दिख रहा है, ठीक है? तो पहली बात तो वो खुद बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। सर इसके इंटरेस्ट की हिडन एडजस्टमेंट मान के कर देना चाहिए क्या? तो मेरा सजेशन ये रहेगा नहीं करना। नीचे लेकिन नोट लिख देना क्या, interest at the rate of 6% per annum could have been paid to the could have been existed for the partner's loan dash partner's loan, but no clarity of partnership deed has been provided, hence same has not been done। समझा? पक्का? इतना करते नहीं है ये लोग, ये आपको मालूम है, वो इससे आपको दूर ही रखें, ठीक है? बट ये फिलिंग द ब्लैंक ट्रू और फॉल्स के लिए आप याद रखो कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, पार्टनर्स लोन 6% एंड दैट्स इट। तो आई थिंक फाइनल अकाउंट्स में मेरे पास और कुछ बोलने के लिए है नहीं। आपके पास कुछ है पूछने के लिए तो डेफिनेटली आप पूछे, मैं बता देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने बोल दी, बट आपको सब मैं जो बोल रहा हूँ वो याद ही रह जाए जरूरी नहीं है। तो आपने क्या करके रखना चाहिए, लिख कर रखना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की 6 महीने की एडजस्टमेंट लिख के रखो। अगर डेट नहीं दी है तो 6 महीने का इंटरेस्ट ही सिर्फ करा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिख के रखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पूरे साल का ही होता है जनरली।
और अगर उसमें ड्यूरिंग द ईयर कुछ लोन आया है तो उस पर कुछ कैपिटल आया है तो उस पर इंटरेस्ट फिर उतने पीरियड के लिए जितने पीरियड के लिए वो कैपिटल आया है। ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। प्रोविडेंट फंड की आप ट्रीटमेंट वहां लिख के रखो। बोलो। अग्री और डिसएग्री का 14th और 15। सेंटेंस कंप्लीट फॉल्स वर्ड आउट। अरे अग्री डिसएग्री कहाँ है? ट्रू और फॉल्स पूछ रही क्या तुम? हाँ अग्री डिसएग्री। 14 ग्रॉस प्रॉफिट इज एन ऑपरेशन प्रॉफिट। पहला सवाल, ग्रॉस प्रॉफिट इज एन ऑपरेशन प्रॉफिट। देखो ऑपरेशन प्रॉफिट यानी क्या, पहले ये समझो। ऑपरेशन प्रॉफिट मतलब मेरे ऑपरेशंस का प्रॉफिट, यानी मैं जो ऑपरेशंस चला रहा हूं उसका प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर यहाँ पर ये ऑपरेशंस को ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसिडर करेंगे तो ये डिसएग्री हो जाएगा, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब पूरे ऑपरेशंस का प्रॉफिट, यानी उसमें नेट प्रॉफिट आ गया। समझ रहे हो? पर हम ऐसा नहीं मानेंगे, यहाँ पर ऑपरेशंस का प्रॉफिट लिखा है तो ग्रॉस प्रॉफिट इज एन ऑपरेशन प्रॉफिट। यस, मतलब जो ऑपरेशंस हम चला रहे हैं उसका ही प्रॉफिट, यानी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ ऑपरेशंस आते हैं? हाँ, वहां कोई इनडायरेक्ट इनकम नहीं आती, वहां कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आते, सिर्फ आपके ऑपरेशंस के खर्चे, सिर्फ आपके ऑपरेशंस की कमाई, उतना ही आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेशंस प्रॉफिट कहेंगे। एग्री? ये समझा? 15 all financial expenditures are debited to profit and loss account। all financial expenditure ना, financial expenditures यानी क्या, पहले समझना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स यानी जैसे फाइनेंस को जनरेट करने के लिए जो जो खर्चे लगे, वो इंटरेस्ट हो सकता है इसमें, बैंक चार्जेस हो सकते हैं इसमें। तो ऐसे कोई भी जो खर्चे जो फाइनेंस निकालने के लिए, फाइनेंस जनरेट करने के लिए लगे होंगे, वो सारे खर्चे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो हाँ, सही बोलेंगे हम, क्योंकि हमने कभी ट्रेडिंग अकाउंट में आज तक देखा है कि इंटरेस्ट आया हो? आएगा भी नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता ही नहीं है, वो हमेशा फाइनेंस कॉस्ट होती है, वो हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसीलिए वो सीधा पीएनएल में जाएगा। तो इसलिए ये भी अग्री हो। ठीक है, और कोई सवाल? बोलो। जब भी आपका पेपर है, जो भी तारीख को आपका बोर्ड्स एग्जाम का पेपर है, तो उसके एक दिन पहले आपने क्या करना चाहिए, जितने भी आपके चैप्टर्स है टेक्स्ट बुक में, हर एक का, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, अग्री डिसएग्री, देन कैलकुलेट द फॉलोइंग, ये सब पहले एक साथ सारे चैप्टर्स के कर लेंगे। सारे चैप्टर्स के ये सारे एक साथ, एक एक बाद एक एक चैप्टर फास्ट एकदम, फटाफट पढ़ना है, देखना आंसर, फटाफट पढ़ना है, देखना आंसर, ऐसे सारे कर लेंगे एक दिन पहले। सुबह सुबह कर लेना है, मतलब एकदम फास्ट करना है, टाइम पास नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि सुबह लेके बैठे और 3 बजे तक यही कर रहे हो, तो फिर फालतू गया, तो वो कुछ काम का नहीं फिर। ठीक है ना? तो ऐसे सुबह बैठे 2 घंटा लगेगा, 1 डेढ़ घंटे में हो जाना चाहिए, उससे भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो उतने में सारे चैप्टर्स के स्टार्ट टू एंड एकदम फास्ट। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि सारे चैप्टर्स का एक क्विक रिकैप मिल जाएगा आपको। दूसरा, छोटी छोटी बातें एक बार नज़र के नीचे से चली जाएगी, और कल एग्जाम में आने वाले एमसीक्यूज आप फिर इजीली थोड़ा टैकल कर पाओगे। कोई इसमें से ही आ गया तो वो एज इट इज आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? बाकी आपने ये तो ऑब्जर्व कर ही लिया होगा कि जितने भी एमसीक्यूज ये आने वाले हैं, ये सारे आपके कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होने हैं। तो कॉन्सेप्ट आपके जितने क्लियर है, उतना अच्छे से आप ये कर पाओगे। बराबर है? क्योंकि सारे एमसीक्यूज आप याद करके चले जाओ, इम्पॉसिबल है, और याद करके फायदा भी नहीं कोई। ठीक है? और कोई डाउट है क्या? ठीक है, फिर शुरू करो अगला चैप्टर। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फाइनल अकाउंट्स। तो कैसे करें? नॉट फॉर प्रॉफिट पहले डिस्कस कर लूँ या पहले एडमिशन से चालू करूँ? पहले पूरा पार्टनरशिप कर लूँ कि पहले नॉट फॉर प्रॉफिट कर लूँ? पहले एनपीओ कर लेते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ नॉट फॉर। उन्होंने डिसएग्री दिया हुआ है। नहीं, पर ऑपरेशन प्रॉफिट ही ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ये तो बात सही है। मेरे हिसाब से तो ये एग्री हो।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में अभी तक आपको जानकारी नहीं है, ये आप मेरे को कॉस्टिंग में पूछोगे तो मैं आपको ये डिफर कर दूंगा, अलग बोलूंगा। क्यों? सुनो, मुझे बताओ सैलरी। अच्छा छोड़ो, क्या आपको याद है लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, वहां पर याद है आपको, लास्ट सेकंड सॉरी, वहां पर याद है कुछ रेशियोज सिखाए थे मैंने आपको, वहां देखो आपको ऑपरेटिंग रेशियो सिखाया था। तो ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट ही अलग अलग होते हैं, बराबर। बट ये कब? जब आपको कुछ ऐसे एक्सपेंसेस दिए हो जो ऑपरेशंस के हैं पर वो डायरेक्ट नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वैसा इतना क्लैरिटी उन्होंने नहीं दिया है। हाँ, सिर्फ वर्ड्स के हिसाब से चलना है तो फिर जाने, तो फिर इसके हिसाब से करो। फिर वो इधर आ गया क्वेश्चन कि ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोथ आर डिफरेंट, फिर डिसएग्री। बट मेरा मानना ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट मतलब मैं सारे मेरे खर्चे जो बिजनेस के लिए हो रहे हैं वो मैं कंसिडर कर चुका हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अभी ये व्यू पे डिपेंड कर गया, यानी आप क्या सोच रहे हो। मैं जो सोच रहा हूँ उस हिसाब से अग्री, बट अगर आप सिर्फ वर्ड्स के हिसाब से जाओगे तो डिसएग्री। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, सुनो, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप और भी चीजें लेस कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट किया, बताओ एडवर्टाइजमेंट खर्चा आप कहाँ लिखते हो? हमेशा पीडी में, बराबर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आप हमेशा पीडी में लिखते हो, लेकिन क्या एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आपके ऑपरेशंस को चलाने के लिए जरूरी है? चलो छोड़ो, सैलरी बताओ कहाँ लिखते हो? पीडी में। सैलरी कभी आज तक आपने टीडी में लिखा? नहीं। सर अगर वो फैक्ट्री के वर्कमैन की सैलरी बोलोगे तो फिर पीडी में, टीडी में लिख देंगे। बट अगर आप सिर्फ सैलरी बोलोगे तो पीडी में लिखेंगे। बट क्या सैलरी भी हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस चलाने के लिए लगता है? हाँ। तो उस हिसाब से फिर सोचे तो ग्रॉस प्रॉफिट इज डिफरेंट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज डिफरेंट, क्योंकि सैलरी भी फिर ऑपरेशंस के लिए लेस हो रहा है और वो ग्रॉस प्रॉफिट में लेस नहीं हो रहा है, तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट अलग हो गया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग हो गया। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से करे तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग है। फिर वो डिसएग्री जो है वो उन्होंने ऐसे दिया है। अच्छा हम क्या करें? तो आप डिसएग्री करो, आप डिसएग्री करो, टेक्स्ट बुक में वो दिया है, आप डिसएग्री करो। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, डिसएग्री करो, बात खत्म, ठीक है। और कोई डाउट? 10 10 कौन सा पेज नंबर बोलो वापस? अग्री डिसएग्री? 10th, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। ओ, तो ये उन्होंने डिसएग्री दिया है पीछे, हमने भी यहाँ डिसएग्री लिखा था तब। फाइनेंशियल पोजीशन हमको दिखाता है बैलेंस शीट, इन्होंने अग्री दिया है। ओपा, देखो अभी फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है मेरे हिसाब से, तो कि आपके पास क्या क्या है, आपने कितना कमाया नहीं होता है फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा इससे बड़ी बात, बैलेंस शीट इज अ पॉइंट स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ पीरियड स्टेटमेंट, वो पूरे पीरियड का होता है, बराबर। तो उस हिसाब से फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने वाला काम बैलेंस शीट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं करता। ये तो डिसएग्री है, ये तो मैं फुल, देखो यहाँ पे मैं आपको बोल सकता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप, ये तो पक्का श्योर शॉट गलत है उनका। हाँ यहाँ पर मैं डेफिनेटली आपको बोल सकता हूँ कि आप इसको डिसएग्री कर दो। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने खुद ही सीखा है लास्ट चैप्टर में, तो हम इस क्वेश्चन को उधर कंसिडर कर लेते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट अलग है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए और भी कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किए जाते हैं ऐसे। और कोई सवाल? बोलो और कोई सवाल? तो आप टेक्स्ट बुक के सारे आंसर्स पे भरोसा नहीं करोगे। हाँ ये वाला मैंने आपको बोल दिया कि आप कर लो अग्री, डिसएग्री सॉरी। बाकी ये वाला तो उनका गलत ही है, ये उन्होंने अग्री दे रखा है वो गलत है, हमारा डिसएग्री ही रहेगा 101%। ठीक है फिर, पक्का? श्योर? 100%? दैट वाज ऑल अबाउट फाइनल अकाउंट। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन कभी भी अगर दिक्कत आए
मैसेज करो, कॉल करो, क्वेश्चन लेके आओ, व्हाट्सएप करो। ठीक है, बाय, टेक केयर।